हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के प्रोसेस टेक्नोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिडिंग क्या होती है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होती है, प्री बिड क्या होती है। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आरएफपी तक, आरएफपी फ्लोट कैसे होती है, कैसे आरएफपी बनाई जाती है। तो आरएफपी के बेस पे वेंडर को बिडिंग करनी होती है, बिडिंग प्रोसेस में सबमिट करनी होती है, प्रपोजल है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। एंड वेलकम बैक आज की वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके एक बार सारी वीडियोस देखें। मेरी प्लेलिस्ट है इसमें। और उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगे कि हमने इनिशियली फेज में ही पता किया था कि बिडिंग से पहले क्या क्या होता है, आरएफपी क्या होती है, आरएफपी क्या होता है। तो हमने आरएफपी पे एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। मैं उस पर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आरएफपी में बिडिंग बिडिंग का जो प्रोसेस है, जब हम आरएफपी रिलीज करते हैं वेंडर, तो आरएफपी का पर्पज ये होता है कि आरएफपी का जो पर्पज है वो पर्पज है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कि वेंडर एक सोल्यूशन के लिए, वेंडर कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर सोल्यूशन के लिए एक प्रपोजल सबमिट करे। प्रपोजल सबमिट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं सोल्यूशन सबमिट करने के लिए। वो क्राइटेरिया के साथ वेंडर को बिडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना पड़ता है और डॉक्यूमेंट को सबमिट करने पड़ते हैं। तो जैसा ही आरएफपी में लिखा होता है, अगर हम आरएफपी की मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आरएफपी में मैंने मेंशन बताया है कि आरएफपी में बिड करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या हमें ध्यान रखने चाहिए वेंडर को। तो जब बिडिंग बिडिंग होती है, बिडिंग में जब सबमिट करते हो तो हमें कुछ उसमें टाइम दिया होता है। टाइम कि कब तक हमें वो प्रपोजल अपना सबमिट करना है, कितनी ईएमडी सबमिट करनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या और क्राइटेरिया है, वो सारे मैच करके आप एक जैसे भी कस्टमर ने बिडिंग का आंसर मांगा है, एक एनवेलप में मांगा है, हार्ड कॉपी मांगी है, सॉफ्ट कॉपी मांगी है, और एक एक जो डिफाइंड टाइम है उससे पहले पहले आपको जो बिड है, प्रोसेस है, उसका रिस्पॉन्स आपको करना चाहिए। जब चार पांच पांच छह वेंडर होते हैं जो अपने अपने प्रपोजल सबमिट करते हैं, उसमें आपका कॉस्टिंग होती है, बीओक्यू होती है, प्राइसिंग होती है। उसके बेस पे और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिसके बेस पे फिर फाइनली क्लाइंट वेंडर सेलेक्ट करता है। बट अगर लेकिन जब आरएफपी होती है तो आरएफपी में, जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि आरएफपी में क्या होता है कि आरएफपी लिखते समय कई बार जो क्लाइंट है कई चीजें मिस कर देता है। आरएफपी में कई चीजें गैप रह जाती हैं, जैसे स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन वेंडर वेंडर स्पेसिफिक हो जाती है, वेंडर स्पेसिफिक हो जाती हैं। उसमें बीओक्यू में कुछ गैप रह जाता है। एसओडब्ल्यू एसओडब्ल्यू नॉट क्लियर, एसओडब्ल्यू क्लियर नहीं होता है कई बार। डिजाइन सॉल्यूशन सही नहीं होता है, डिजाइन में गैप होते हैं। उसका जो डिलीवरी टाइम है वो कम लगता है, डिलीवरी टाइम नॉट सफिशिएंट लगता है। ये सब चीजों में ये सब चीजें होती हैं जो आरएफपी में कई बार क्लियर होती है, कई बार क्लियर नहीं होती हैं। प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ऑन ग्राउंड बात करें तो वेंडर को चाहिए कि जब भी इस पे बात करे, जब भी प्रपोजल सबमिट करे, उससे पहले अगर रिक्वायरमेंट है तो प्री बिड डिस्कशन में जरूर अपनी क्यूरी सबमिट करे क्लाइंट को और उसमें इन्वॉल्व हो। प्री बिड क्यूरी क्या होती है? प्री बिड डिस्कशन में क्या होता है? जनरली प्री बिड डिस्कशन में क्या होता है कि जब आप सुपर दैट आप एक वेंडर हो और आपको लगता है कि जो क्लाइंट ने जो बीओक्यू में जो सॉल्यूशन मांगा है, जो स्पेसिफिकेशन डाली है, वो स्पेसिफिकेशन अगर किसी को लगता है कि ये मैं कंप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सुपर दैट उसमें उसमें ऐसे 5 स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं, आप लगता है आप 3 में कंपाइल कर रहे हो, 2 में कंप्लाई नहीं कर रहे हो, और आपको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि उस 2 में कितने वेंडर कंप्लाई कर रहे हैं। अगर उसमें सिर्फ एक ही वेंडर कंप्लाई कर रहा है तो आप इसमें क्यूरी रेज कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है इस पे आपका एक ही वेंडर कंप्लाई कर रहा है, इसको
सारे वेंडर्स के लिए ओपन कीजिए। तो हो सकता है उसमें उस तो क्लाइंट उस पॉइंट को थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है। अगर आपको लगता है कि बीओक्यू में कुछ कमी है, आपको लगता है कि कहीं एसएफपी मेंशन नहीं की गई है या हार्डवेयर नहीं है, या इस हार्डवेयर में तो ये हार्डवेयर मैंडेटरी है लगना, या इसके लिए ये प्री रिक्विजिस्ट है, आप इसमें मेंशन कीजिए, या इसमें ये चीज नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करती है, तो आप वो क्यूरी रेज कर सकते हो। सर्वर्स की साइजिंग है, सीपीयू है, वीएम है, राउटर के स्पेसिफिकेशंस है, सर्टिफिकेट्स है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, आप उसमें मेंशन कर सकते हो। अगर आप लगता है कि एसओडब्ल्यू क्लियर नहीं है, एसओडब्ल्यू में कई बार क्लाइंट बहुत कुछ लिख देते हैं वेंडर के लिए, जो कि वेंडर के लिए वो फुलफिल करना मुश्किल होता है। उस केस में आप एसओडब्ल्यू को थोड़ा एडजस्ट करवा सकते हैं, क्लाइंट से बात करके, भाई ये एसओडब्ल्यू क्लियर नहीं है, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए कि एग्जैक्टली हमें क्या डिलीवर करना है। अगर आपको लगता है कि ये एसओडब्ल्यू थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है, यू कैन रेज अ क्यूरी। अगर डिजाइन में कुछ गैप लगता है, अगर आपको लगता है कि डिलीवरी टाइमलाइन सही नहीं है, डिजाइन सही नहीं है, डिजाइन में कुछ गैप है, ये टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, या इसके लिए ये मेजर डिपेंडेंसी है, अगर आप अगर आप बिड जीत भी जाते हो, लेकिन आपको ये टेक्नोलॉजी या ये सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने से पहले आपको ये प्री रिक्विजिट है, तो उस पे आप क्लियरली क्लाइंट से एग्रीमेंट ले लीजिए, भी मुझे ये इंप्लीमेंट करने के लिए ये मेरी प्री रिक्विजिट है, आप इसको पूरा करना पड़ेगा, तो क्लाइंट उसको पूरा करके देंगे आपको। उसमें ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। प्री बिड डिस्कशन में अपनी क्यूरी रखिए। अगर आपने कोई कंप्लायंस में, अगर आपने कंप्लायंस शीट सबमिट करनी पड़ती है, अगर आपने कंप्लायंस में लिख दिया हार्डवेयर के हर एक स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट, यस वी कंप्लाई वी कंप्लाई वी कंप्लाई, और अगर बाद में जब यूएटी होती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, जब वेरिफिकेशन होती है, जब टेस्टिंग होती है, उसमें आपको उस एक एक स्पेसिफिकेशन कंप्लायंस के अगेंस्ट आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ता है वेंडर को। सपोज दैट मैं बोलूं कि मैं एक राउटर की बात करूं कि मेरा राउटर बीजीपी सपोर्ट करता है, या मेरा राउटर IPv6 सपोर्ट करता है, या मेरा स्विच ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सपोर्ट सपोर्ट करता है, मेरा WLC वाईफाई 6 सपोर्ट करता है, मेरे एपी वाईफाई 6 सपोर्ट करते हैं, तो आपको जब यूएटी होगा, जब फाइनल सबमिशन होगा, तो आपने जो क्योंकि बिड में आपने बोला है कि ये मैं कंप्लाई करता हूँ, तो फिर आपको या तो उसको लाइव इम्प्लीमेंट करके चला के दिखाना पड़ेगा, लाइव इम्प्लीमेंट करके सर्विस देके उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, या फिर उसके अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा ओईएम का या वेंडर का। या अगर आपको लगता है कि ये ओईएम ने लिखा नहीं है, डॉक्यूमेंट में कहीं मिल नहीं रहा है, तो आपको वेंडर से उसका अंडरटेकिंग सबमिट करना पड़ेगा, अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा कि नहीं, ये ये फीचर है। सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक स्विच है, और मुझे उसमें एग्जांपल लेता हूँ, मुझे उसमें एसटीपी चलानी है, और मुझे आपने बोला कि यस मेरा स्विच एसटीपी सपोर्ट करता है, और एसटीपी में भी पता लगे आपका जो है वो एमएसटीपी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में, आप वेंडर ने डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि मैं एसटीपी सपोर्ट करता हूँ, बट कहीं भी ये लिखा है कि मैं एमएसटीपी भी सपोर्ट करता हूँ, तो ये कंप्लाई नहीं माना जाएगा, ये कंप्लाई नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अपना कंप्लाई करना है, तो आपको इसके अगेंस्ट ओईएम से अंडरटेकिंग लेटर लिखवा के सबमिट करना पड़ेगा, कि अगर कि मेरा ये जो एसटीपी का मतलब है कि मैं एमएसटीपी भी सपोर्ट करता हूं, अगर मैं एमएसटीपी अगर मैं सपोर्ट नहीं कर पाता हूं, तो इसके बदले मैं इसका कंप्लायंस वाला हार्डवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ये वेंडर की और ओईएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस क्राइटेरिया को, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। ये सब डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कभी भी फ्रॉड या फर्जी में कभी भी ऐसे कुछ भी चीज के लिए आपने कंप्लायंस मत लिखो। मैं और जब भी आपको क्लाइंट, अगर आप एज ए क्लाइंट, आपको अगर कोई वेंडर सबमिट करता है प्रपोजल, ऑलवेज चेक कि उसने हर स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। कोई वेंडर का डॉक्यूमेंट है, या वैसे ही कुछ दिया है, या उसने इम्प्लीमेंट किया है, या अगर वो फीचर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या उसने उसका डेविएशन लिया हुआ है, मुझे प्री बिड क्यूरी में वो क्वेश्चन रेज किया है कि नहीं किया है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वेरीफाई करनी, फॉर बोथ क्लाइंट साइड एंड वेंडर साइड। तो दैट्स व्हाई आई रिटर्न हियर व्हाई प्री बिड डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट। प्री बिड डिस्कशन इज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आप सारी अपनी क्यूरी, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो बिफोर सबमिटिंग द बिड, क्योंकि एक बार आपने बिड सबमिट कर दिया, उसमें अगर आप क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाए,
यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। और ये फिर आपका मार्केट में वैल्यू खराब होती है कि आपने सबमिट करते हो लेकिन आप सबमिट नहीं करते हो, आप कंप्लाई नहीं कर पाते हो या सबमिट नहीं कर पाए या डिलीवरी नहीं कर पाए सर्विस या हार्डवेयर सप्लाई नहीं कर पाए, फिर वो चीजें बहुत फिर वो मतलब एक स्मूथ प्रोजेक्ट एजुकेशन नहीं माना जा सकता। तो फ्रेंड्स, हम हमेशा बिडिंग करते समय या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट प्रपोजल लेते समय बहुत क्लियर रहना चाहिए कि क्या वो सबमिट कर रहा है, क्या क्यूरी कर रहा है। और भी एक चीज होती है कि ऐसा नहीं है कि क्लाइंट ने कुछ क्यूरी रेज की और आपने क्लाइंट के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर दिया। नहीं, हमें अपनी क्वालिफिकेशन में अपनी रिक्वायरमेंट भी देखनी है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस चीज को मॉडिफाई करवा रहा है और वो मेरे प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर ऐसा है, वी विल क्लियरली स्टिक नो, there's no change in point number this, we will the point in name सेम, कोई पॉइंट चेंज नहीं होगा। जो हमने एज पर आप मेंशन कर सकते हो एज पर आरएफपी। अगर आरएफपी में आपने लिखा है कि मुझे ये प्रोजेक्ट मुझे 2 महीने में डिलीवर चाहिए, क्लाइंट बोलता है, वेंडर बोलता है नहीं जी ये तो मैं 4 महीने में कर पाऊंगा, 3 महीने में कर पाऊंगा, आपको लगता है कि नहीं क्रिटिकल है मुझे 2 महीने में ही चाहिए, तो आप बोल सकते हो एज पर आरएफपी। तो ये एग्जांपल था, बट और भी बहुत सी चीजें होती हैं। वेंडर मॉडिफाई कराने की कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि किसी तरह वो कंप्लाई कर जाए आपके बिडिंग में, और उसके लिए वो अपनी चीजें चीजें कोशिश करता है आरएफपी में मेंशन करवाने के लिए। तो आपको भी ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी है कि कहीं जो जो वेंडर जो स्पेसिफिकेशन आपको प्रपोज कर रहा है, क्या वो भी तो वेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है। जैसे सुपर दैट एक एक्स वाई जेड वेंडर को लगता है, एक्स वाई जेड वेंडर को तीन तीन पॉइंट में वो कंप्लाई कर रहा है, 2 में नहीं कर रहा है, और वो अपने 2 पॉइंट आपको बोल रहा है ये भी डाल दीजिए आरएफपी में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो 2 पॉइंट आप आरएफपी में डाल रहे हो उसकी वजह से बाकी के 3 वेंडर जो कंप्लाई कर रहे थे 5 पॉइंट, वो आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी भैया वेंडर की भी और क्लाइंट के दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंप्लायंस को, स्पेसिफिकेशन को पूरी तरह चेक करें, वेंडर स्पेसिफिक ना हो एंड ओपन हो सबके लिए, ताकि सभी उसमें बिडिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। जब जैसी बिड सबमिट हो जाती है उसके बाद एनालिसिस होती है और बिड ओपन होती है। उसमें बिड को सबमिट करना होता है, फिर जो भी बिड को जीतता है उसके बाद उसके आगे की प्रोसेस शुरू होती है। तो फ्रेंड, ये एक मैंने बिडिंग पे अपनी जो नॉलेज थी, अपनी एक्सपीरियंस था वो शेयर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो। एंड सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। एंड अगर आपको और कोई वीडियो पे और किसी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए, प्लीज लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। टेक केयर।